हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल जिसका नेम है CDP मेंटोर बाय राधिका। तो अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा। द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया इंक्लूड्स। अब किसकी बात हुई है? डिसलेक्सिया की। हर बार सीटेट में आपका ये क्वेश्चन आता है लर्निंग डिसेबिलिटी से, तो आपको सारी डिसेबिलिटी अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर आप बोलोगे तो मैं उसका अलग से सेपरेट एक जो है चैप्टर बना दूंगी सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज का। ठीक है, तो अभी इसका आंसर करेंगे सारे बच्चे। व्हाट इज डिसलेक्सिया? क्या ये आपका अटेंशन डेफिशिट डिसऑर्डर है? क्या ये आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग है? फ्लुएंसी इन रीडिंग। आपको पता है डिसलेक्सिया में बच्चा प्रॉपर्ली पढ़ नहीं पाता, तो उसमें फ्लुएंसी तो आ ही नहीं सकती। ठीक है, थर्ड है इनेबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली। बिल्कुल सही बात है, बच्चा धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता होती है बच्चे में। किसमें? डिसलेक्सिया में, यानी कि पठन कौशल में। एंगेजिंग इन रिपीटेटिव लोकोमोटर एक्शन, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इनेबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली। बच्चा प्रॉपर्ली रीड नहीं कर पाता है किसके अंदर? डिसलेक्सिया के अंदर। उसमें क्या होता है, उसके लिए वर्ड्स जंबल हो जाते हैं। वो 100 को वॉस पढ़ेगा, गॉड को डॉग पढ़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें। और भी लर्निंग डिसेबिलिटीज है जो मैं आपको जल्दी से रिवाइज करवा देती हूँ। ठीक है, डिसलेक्सिया क्या होता है? जब बच्चे को प्रॉपर्ली बच्चा रीड नहीं कर पाता है। ठीक है, डिसग्राफिया क्या होता है? जब बच्चा प्रॉपर्ली लिख नहीं पाता है। ठीक है, डिसफेजिया इज लैंग्वेज डिसेबिलिटी। डिसकैलकुलिया आपको पता है, जब बच्चा प्रॉपर्ली मैथमेटिक्स के सम्स को ढंग से सॉल्व नहीं कर पाता, उसको बहुत सारी इश्यू होती है कैलकुलेशन के अंदर। ठीक है, तो आपको नाम से ही आप इसमें आइडिया लगा सकते हैं, डिसकैलकुलिया। फिर आपका आता है डिसपेरेक्सिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी तक नहीं पूछा है वैसे, बट क्या पता आपसे पूछ ले। तो आपको ये सारी मेन इंपॉर्टेंट तो आपको पता होनी ही चाहिए। डिसपेरिक से क्या है? बच्चे के मोटर स्किल में प्रॉब्लम होती है। किसमें? मोटर स्किल में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। लाइक आई हैंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि बच्चा देख कहीं और रहा है, बच्चा बॉल कहीं और फेंक रहा है। बच्चा प्रॉपर्ली अपनी शर्ट के बटन को लाइक लगा नहीं सकता। बच्चा प्रॉपर्ली शूलेस नहीं बांध पाता। तो ये सब किसमें? आपका डिसपेरेक्सिया में। ठीक है, देन आपका आता है ADHD। भाई ये भी इंपॉर्टेंट है आपका ADHD। ठीक है, इससे रिलेटेड आपका सीटेट में क्वेश्चन आ चुका है। और वो क्वेश्चन इस प्रकार आया था आपका कि अगर बच्चे को ADHD है तो एज अ टीचर आप उस बच्चे को कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ADHD वाले जो बच्चे होते थोड़े से बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं। और आप इन बच्चों को क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा इन बच्चों को क्या करेंगे? फिजिकल एक्टिविटीज में ज्यादा इंक्लूड कराएंगे। ठीक है तो ADHD क्या होता है? अटेंशन डेफिशिट। एक चीज और, बच्चा एक चीज पे प्रॉपर्ली ध्यान नहीं लगा पाता। सपोज मैं बच्चे को पढ़ा रही हूँ, वो उसका ध्यान लगा, फिर एकदम से उसका ध्यान भटक जाता है। तो इसमें क्या होता है? अटेंशन डेफिशिट और हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर होता है बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज द ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट? किसकी बात हुई है? मैं आपको अच्छे से पूरा चैप्टर करवा चुकी हूँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, उसके प्रिंसिपल्स, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट सारे। बट आपको क्या बोला है? सिर्फ और सिर्फ 4 ब्रॉड डोमेन्स के आपके बारे में पूछा। और मैंने आपको पहले ही बताया था कौन कौन से है, PCSE से याद कराया था। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। तो आपको ऑप्शन में से सर्च करना है कौन कौन से हैं। फिजिकल है, कॉग्निटिव है, सोशल है, इमोशनल है। चलो फर्स्ट वाला सही है। फिर आपका आता है इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल एंड सेल्फ। स्पिरिचुअल नहीं है इसके अंदर। ठीक है, मैंने आपको बताया था सिर्फ और सिर्फ 4 मेन डोमेन्स हैं। बाकी जो लैंग्वेज वाला पार्ट है वो भी आपका किस में आ जाता है? आपका कॉग्निटिव में आ जाता है, वो आपका संज्ञानात्मक में आ जाता है। ठीक है, थर्ड पढ़ते हैं फिजिकल, पर्सनैलिटी, स्पिरिचुअल। अभी आपको बताया था पर्सनैलिटी स्पिरिचुअल नहीं है। भाई बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, अगर आपको पता है ना 4 डोमेन्स, आप इजीली इस क्वेश्चन को उड़ा दोगे। ठीक है, फिर आता है सोशल, फिजिकल, पर्सनैलिटी, सेल्फ वाली बात हो गई। तो आपका ऑप्शन कौन सा है? आंसर नंबर 1 होगा, जिसे PCSE से आप लोगों को मैंने याद करवाया था। ठीक है, शारीरिक होगा, संज्ञानात्मक होगा, आपका सामाजिक होगा, और क्या होगा? आपका भावनात्मक। बाकी मैंने अभी आपको बताया था जो आपका भाषा वाला पार्ट है वो किस में इंक्लूड होता है? आपका कॉग्निटिव में, यानी कि संज्ञानात्मक में। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और बता देती हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता है, देखो जितने भी सारे 4 डोमेन्स हैं हमारे, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, यही 4 हमारे मेन डोमेन है। इसी के अंदर बाकी के सारे जो आपके डोमेन्स हैं वो ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी है ना, फिजिकल हो, चाहे कॉग्निटिव हो, चाहे सोशल हो, चाहे इमोशनल हो, ये सारे के सारे क्या है? इंटर रिलेटेड। भाई ये क्वेश्चन आ रखा है आपका। ठीक है, सारे के सारे क्या है? इंटर रिलेटेड। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, फिर रुक गया, फिर बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, उसके बाद सोशल, उसके बाद इमोशनल। ऐसा नहीं है, सारे के सारे इंटर रिलेटेड है। चारों के चारों एक साथ होते रहते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट भी होता रहेगा बच्चे का, साथ ही साथ कॉग्निटिव भी, सोशल भी और इमोशनल भी। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। चलते हैं अगले सवाल पे, इंक्लूसिव एजुकेशन पे। बहुत ही, इससे तो बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके।
इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर डैश इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। मैं आपको आईईपी के बारे में बता चुकी हूँ बहुत बारी। आईईपी जो है बेसिकली आपका किस में बनाया जाता है, आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का ही पार्ट है आपका आईईपी, यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान आपका। तो क्या इसको 1 सेकेंड, तो क्या ही हमारा जो आईईपी है शुड नॉट प्रिपेयर, हमें इसे तैयार नहीं करना चाहिए। ओकेजनली प्रिपेयर यानी कि कभी कभी तैयार करना चाहिए। शुड एक्टिवली प्रमोट यानी कि हमें उसे तैयार करना चाहिए, या फिर शुड डिस्करेज, भाई ना हम इसको डिस्करेज करेंगे, हम इसको प्रिपेयर करेंगे और एक्टिवली प्रिपेयर करेंगे। ये भी नहीं होगा कि ओकेजनली कभी कभी आपने प्रिपेयर कर लिया, बिल्कुल भी नहीं। तो आईईपी जो है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, केवीएस में और डीओई वाला जो आपका पेपर आया था उसमें आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, किसकी, आईईपी की, तो आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड है, आपका इंक्लूसिव एजुकेशन से। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 3, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। तो इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान के बारे में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिखा है, और ये किसका पार्ट है आपका, अभी मैंने बताया था समावेशी शिक्षा का पार्ट है आपका आईईपी इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान। इसमें आपको हर एक बच्चे को इंक्लूड करके चलना है, यानी कि आपने कुछ बच्चों को इंक्लूड करा बाकी को छोड़ दिया, बिल्कुल भी नहीं, आप हर एक बच्चे को इंक्लूड करके चलेंगे, ठीक है। और इसमें आप एनुअली प्लानिंग करते हैं, ठीक है, ये नहीं कि आपने ऑन द स्पॉट ही प्लानिंग कर दी, नहीं, आपको पता है आपकी क्लास में किस टाइप के बच्चे हैं, कौन कौन से प्रकार के बच्चे हैं, तो आपको एनुअली ही प्लानिंग करके चलनी है बच्चों के नीड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। यूज कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज, ठीक है, ग्रुप में काम करवाइए, बच्चों को कोऑपरेट करिए बच्चों के साथ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एज एडवोकेटेड इन राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है वो कौन से अप्रोच पे बेस्ड है, वो है हमारा कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के ऊपर बेस्ड है, यानी कि संरचनावाद के ऊपर बेस्ड है। और अगर मैंने पहले ही बताया था इंक्लूसिव एजुकेशन किस पे बेस्ड है, हमारा ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव पर बेस्ड है, ठीक है, किस पे बेस्ड है, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव पर बेस्ड है। और ये मैंने क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझाया था, और ये आपकी सिर्फ और सिर्फ एक रिवीजन क्लास चल रही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूज ऑफ मेथड्स वेयर लर्नर्स यूज ओन इनिशिएटिव, कभी कभी ना आपको क्वेश्चन से ही आंसर मिल जाता है, ठीक है, थोड़ा सा ना कीवर्ड को ढूंढने की कोशिश करा करो। यूज ऑफ मेथड वेयर लर्नर्स ओन, बच्चा खुद से ही सारे काम कर रहा है, खुद से ही बच्चा इनिशिएटिव ले रहा है, खुद से ही बच्चा पहल कर रहा है, सारे एफर्ट्स कर रहा है, तो ये किसका एग्जांपल है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, भाई बिल्कुल भी नहीं, ये वाली इंटेलिजेंस तो है, ये तो हमारे हार्वर्ड गार्डनर जी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। डिडक्टिव मेथड है, नहीं, डिडक्टिव मेथड नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि डिडक्टिव मेथड बच्चे खुद के एफर्ट्स लगे ही नहीं, टीचर ने फॉर्मूला बता दिया, पता है ना डिडक्टिव में क्या होता है, आपको रूल से एग्जाम्पल की ओर लेकर जाया जाता है, और ये आपका साइंटिफिक मेथड नहीं है। साइंटिफिक मेथड क्या है आपका, इंडक्टिव मेथड है, डिडक्टिव मेथड आपका नहीं है, यानी कि आगमन विधि, ठीक है। तो फिर आपका आता है लर्नर सेंटर्ड मेथड या फिर आपका ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड वही आपके जो पुराने जमाने में चलते थे, लेक्चर मेथड वगैरह। तो यहाँ पे क्या है, बच्चे के खुद के इनिशिएटिव्स हैं, बच्चा खुद से पहल कर रहा है, एफर्ट्स डाल रहा है कोई भी काम करने के लिए, तो ये क्या है आपका लर्नर सेंटर्ड मेथड, यानी कि अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। पूरा जो आपका पेपर है ना सीटेट का, वो इसी पे बेस्ड है, नेगेटिव पॉजिटिव पर, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन में पढ़ते हैं ना लर्नर सेंटर, जिसमें जॉन डुई जी ने बहुत काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट, अगर आपको याद हो मैंने कल की आपको एक क्लास कराई थी, उसके अंदर इंटेलिजेंस का एक क्वेश्चन आया था, भाई बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस हल्का सा लैंग्वेज का हेर फेर कर दे और आंसर आई होप सो आप सबको पता होगा, ठीक है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक कन्वर्जेंटली, मैंने आपको पहले ही बताया था। अकॉर्डिंग टू अगर हम इंटेलिजेंस चले तो उसमें क्या है, हम कन्वर्जेंटली नहीं सोचेंगे, तो इंटेलिजेंस क्या है, मल्टी डायमेंशनल है आपका, इन्वॉल्विंग सेवरल एबिलिटीज नॉट इंटायरली मेजरेबल बाय इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। तो एक बारी फिर भी हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं अपना। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक कन्वर्जेंटली, इंटेलिजेंस इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस इन बिहेवियर एज रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, बिल्कुल भी नहीं। इंटेलिजेंस इज हेरिडिटी ट्रेट दैट इन्वॉल्व्स मेंटल एक्टिविटीज सच एज मेमोरी एंड रीजनिंग, या फिर बुद्धि जो है हमारी बहुआयामी है, कल भी मैंने बताया था आपको,
हमारी जो इंटेलिजेंस है वो क्या है, मल्टी डायमेंशनल है, जिसपे हार्वर्ड गार्डनर जी ने बहुत काम किया है। ठीक है, बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय ना की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? किसकी बात हो रही है? प्राइमरी एजेंट की बात हो रही है। किसकी? प्राइमरी एजेंट। और आप सबको पता है प्राइमरी एजेंट कौन है? हमारी फैमिली है। बाकी सब किस में आता है? आपके सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट में आते हैं। ठीक है, कल भी मैंने आपको बताया था फैमिली किस में आएगी? आपकी प्राइमरी में। कभी कभी सीटेट नेबरहुड जो है आपका पास पड़ोस है वो भी आपको प्राइमरी में इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, तो स्कूल, पीयर ग्रुप, मीडिया, ये सब किसका पार्ट है? आपका सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी में आते हैं आपके। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। द मेजर प्रोपोजिशन ऑफ जीन पियाजे थ्योरी इज दैट। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है? चिल्ड्रंस थिंकिंग इज इंफीरियर टू एडल्ट, यानी कि बच्चों की जो सोच है वो वयस्कों से क्या है? निम्न होती है। भाई ना निम्न होती है ना एकदम ही सुपीरियर होती है। मैंने आपको बताई थी वाली बात, जब मैंने आपको जीन पियाजे की थ्योरी करवाई थी, बहुत ही अच्छे से करवाई थी। और इवन मैंने आपको सारे 2011 से 2019 तक के सारे क्वेश्चंस आपको मैंने रिवाइज भी करवाए थे। एक बार फिर से मैं आपकी रिवीजन वाली क्लास ले लूंगी पियाजे की और वाइगॉत्स्की की और कोहलबर्ग की थ्योरी की। ठीक है, तो हमारे पियाजे जी क्या बोलते हैं कि बच्चों की जो सोच है वो क्वालिटी में अलग है। क्या है? बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, क्वांटिटी में नहीं, किसमें? क्वालिटी में। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। जेंडर, जेंडर क्या है भाई? क्या जेंडर आपका बायोलॉजिकल डिटरमिनेंट है? क्या जेंडर आपका साइकोलॉजिकल एंटिटी है? क्या आपका सोशल कंस्ट्रक्ट है? या फिर आपका इकोनॉमिक कंसेप्ट है? ये मैं आपको बार बार बता चुकी हूं, प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जेंडर जो है आपका सोशल कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, आपको बार बताया था जेंडर में और सेक्स में भाई फर्क है। ठीक है, सेक्स क्या है? आपका बायोलॉजिकल डिटरमिनेंट है, यानी कि बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। यानी कि जब बच्चे पैदा होता है तब डिसाइड होता है कि आप वो लड़का है या लड़की है। बट जेंडर क्या है? हमारा सोशल कंस्ट्रक्ट है। बायोलॉजिकल डिटरमिनेंट तो हमारा सेक्स होता है, जेंडर क्या है? सोशल कंस्ट्रक्ट। अब आप सोच रहे होगे वाई सोशल कंस्ट्रक्ट, क्यों? क्योंकि भाई जब बच्चा पैदा हो गया, ठीक है, अब क्या है, सोसाइटी जो समाज है वो डिसाइड करता है कि अगर लड़का है तो ये क्या करेगा, लड़की है तो ये क्या करेगी। ठीक है, आपने देखा होगा ना, जब बच्चा पैदा होता है तभी लड़की के लिए पिंक कलर की फ्रॉक ले आते हैं, लड़का होता है तो उसके टॉयज भी अलग होते हैं, लड़कियों के टॉयज अलग होते हैं। ये सारी चीज, तो ये जितनी भी ये सारी चीजें हैं, ये सब किसने बनाई? हमारे समाज ने बनाई है, हमारी सोसाइटी ने बनाई है। चलिए, आई होप सबको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करना, और जो बच्चे नए वीडियो देख रहे हैं प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चिल्ड्रेन एंड देयर लर्निंग इज करेक्ट? बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जल्दी से आप लोग ऑप्शन पढ़ेंगे, हिंदी वाले बच्चे भी, मैं इंग्लिश में आपके लिए जल्दी से पढ़ देती हूँ। Children and their learning is correct. All children are naturally motivated to learn and are capable of learning. भाई बच्चे सीख सकते हैं, ये बात सही है, और नेचुरली मोटिवेटेड भी होते हैं सीखने के लिए। फिर भी ऑप्शन पढ़ते हैं सेकंड वाला, चिल्ड्रंस मोटिवेशन टू लर्न एंड देयर केपेबिलिटी टू लर्न इज प्री डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी ओनली। यानी कि यहाँ पे किसकी बात कर दी? सिर्फ और सिर्फ आपके हेरिडिटी की, यानी कि अनुवांशिकता की, यानी कि आपके एनवायरमेंट का तो कोई रोल ही नहीं है। बिल्कुल ही गलत है ये तो। चिल्ड्रन सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिटरमाइन, सिर्फ और सिर्फ बच्चे का आर्थिक पृष्ठभूमि, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि क्या डिसाइड करेगी? नहीं करेगी। चिल्ड्रन हैव टू बी रिवॉर्डेड एंड पनिश टू मेक देम मोर, यानी कि बच्चे ने अच्छा काम कर लिया तो ठीक है भाई इसको रिवॉर्ड दे दिया, उसने कोई गलती कर दी तो उसको पनिश कर दो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो बच्चे क्या है, नेचुरली मोटिवेटेड होते हैं और केपेबल होते हैं लर्निंग के। और मैंने आपको अभी बताया था कि आपका सीटेट का पूरे पर इसी बेस्ड है यार, क्या सकारात्मक है क्या नकारात्मक है। तो ठीक है, जो पॉजिटिव आंसर है आपको उसकी तरफ जाना है। अगर आपसे नॉट पूछा है तो उस पर जरा ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन आर सीन एज। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में आप सबको पता है किसने कितना ज्यादा काम करा है? जल्दी से बताएंगे मुझे कमेंट करके, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में किसने करा है? हमारे जॉन डुई जी को याद कर लेना। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा का उनको जनक भी कहा जाता है, किनको? हमारे जॉन डुई जी को प्रगतिशील शिक्षा का जनक भी कहा जाता है। तो क्या वो चिल्ड्रन को मिनिएचर एडल्ट देखते हैं, छोटे वयस्कों के रूप में देखते हैं? भाई नहीं, ये जो मिनिएचर एडल्ट है ना, ये बात कौन बोलता था? व्यवहारवादी बात करते थे।
क्या बच्चे पैसिव इमिटेटर होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बच्चे एक्टिव होते, पैसिव नहीं होते। क्यों? क्योंकि देखो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में क्या है, बच्चे करके सीखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग होती है। क्या होती है? लर्निंग बाय डूइंग होती है, बच्चे करके सीखते हैं, ब्लैंक स्लेट भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछा जाए, ये बात को आपके करते हैं व्यवहारवादी, ठीक है, ये बात भी आपके व्यवहारवादी बात करते हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। बच्चे पैसिव नहीं होते, निष्क्रिय नहीं होते, बच्चे क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, बच्चे एक्टिव एक्सप्लोरर्स होते हैं। किसके अंदर? प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग होती है, और खाली स्लेटों के रूप में, कि बच्चे जो होते हैं ब्लैंक स्लेट होते हैं। ये बात कौन कहता है? आपको यही बता देते हैं थोड़ा सा, जॉन लॉक जी कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, खाली स्लेट होते हैं। आपने पढ़ा होगा ना, टैबुला रासा, जॉन लॉक जी कहते हैं। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा जल्दी से पढ़ लेते हैं इनके बारे में। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक किन्हें कहा जाता है? जॉन डुई जी ने बहुत काम करा। इन्होंने क्या बोला था? टीचर सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम से हटके किसकी तरफ आ जाओ, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच की तरफ आप लोग आ जाओ। तो इसमें क्या क्या होता है, इसकी थोड़ी सी क्वालिटीज पढ़ लेते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगी यार, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए निकाल के रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बच्चे लर्निंग बाय डूइंग करेंगे, यानी कि बच्चे यहाँ पे करके सीखेंगे खुद को। नॉलेज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर, बच्चे खुद से ही ज्ञान का निर्माण करते हैं। देखो आप इमेज में भी आपको दिख रहा होगा, बच्चे खुद से कर रहे हैं। यहाँ पे टीचर क्या है, बच्चों को गाइड करेगा, ये नहीं कि पूरा स्पून फीडिंग कर देगा, अच्छा ऐसे करो अब ऐसे करो, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनते हैं बच्चे प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर। आपको ही पता है, जब आप कोई कार्य खुद से करते हो तो आप प्रॉब्लम सॉल्वर अच्छे बनते हो। ठीक है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है आपकी, ये भी आपको पता है। जब आप खुद से चीजें करोगे तो आपको वो चीज लाइफ लॉन्ग तक याद रहती है। इसमें बच्चों के सोशल स्किल भी अच्छे से डेवलप होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज और बताऊंगी, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर जब बच्चे खुद से चीजें कर रहे हैं तो बच्चे अपनी सोशल प्रॉब्लम्स को खुद से भी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बच्चे ग्रुप में वर्क करेंगे, आप जैसे कि इमेज में देख रहे होंगे। टेक्स्ट बुक पे ज्यादा जोर नहीं दिया जाता। ठीक है, बच्चे यहाँ पे खुद से करेंगे। टेक्स्ट बुक क्या, आपका सिर्फ एक रिसोर्स है, आपका सिर्फ और सिर्फ एक रेफरेंस है। भाई टेक्स्ट बुक पे आपके क्वेश्चन आते हैं, अभी आपको पॉइंट बता देती हूँ टेक्स्ट बुक का, कि टेक्स्ट बुक पे आप पूरी तरह से निर्भर नहीं होंगे, रिलाय नहीं होंगे। टेक्स्ट बुक क्या है, आपका सिर्फ और सिर्फ एक रिसोर्स है, लाइक आपका सोर्स है, उस पर आप पूरी तरह से रिलाय नहीं होंगे। आपका एक रेफरेंस मटेरियल है सिर्फ और सिर्फ आपकी किताबें, आपके टेक्स्ट बुक। और यहाँ पे टीचर का रोल क्या होता है, एज अ गाइड, एज अ फैसिलिटेटर। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू ले वाइगॉट्स्की लर्निंग इज, भाई हमारे वाइगॉट्स्की जी कौन है, आपको पता है उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। तो उन्होंने क्या बोलता, लर्निंग कैसे होगी, इंडिविजुअल एक्टिविटी होगी? बिल्कुल भी नहीं। पैसिव होंगे? नहीं भाई, जब ये हमारा जो वाइगॉट्स्की जी हैं हमारे, ये तो कंस्ट्रक्टिविस्ट है, तो यहाँ पे बच्चे पैसिव कैसे हो सकते हैं? यहाँ तो बच्चों को एक्टिव रहना चाहिए, कंडीशनड एक्टिविटी नहीं। ये बात तो हमारे व्यवहारवादी बात करते हैं। हमारे लिए वाइगॉट्स्की जी तो संरचनावादी थे। उन्होंने क्या बोला था, बच्चे जो लर्निंग करें वो कैसी होगी, वो सोशल एक्टिविटी होगी, सामाजिक गतिविधि होगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेस अ चाइल्ड इन प्री ऑपरेशनल स्टेज? किसका क्वेश्चन है, हमारे जीन पियाजे जी का क्वेश्चन है। भाई एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट है हमारा जीन पियाजे। ठीक है, तो किसकी बात हुई है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। आपको पता है हमारे पियाजे जी ने 4 स्टेज दी है, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। मैं एक बार आपको थ्योरी सारी रिवाइज करवा दूंगी, एक मैराथन ले लूंगी, उसमें सारी आपको इंपॉर्टेंट थ्योरीज जो है हम रिवाइज कर लेंगे। तो यहाँ पे किसकी बात हुई है, सेंसरी मोटर स्टेज, गति संवेदी अवस्था, जिसमें आप सेंसिस के द्वारा सारी चीजें सोचते हैं, करते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है बर्थ से लेके आपका 2 years तक, देन 2 to 7, देन 7 to 11 एंड देन 11 एंड अबव। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, यानी कि सेकंड स्टेज है हमारी। तो कौन सी एक चीज है जो आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आएगी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का मतलब क्या है, कि बच्चा अभी लॉजिकल थिंकिंग से क्या है, पीछे है, बच्चा अभी लॉजिकल थिंकिंग चीजों में नहीं लगा पा रहा है। तो क्या होगा, सर्कुलर रिएक्शन है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है, डेफर्ड इमिटेशन है, या फिर आपका इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट है। तो आप सबको पता होगा ये सर्कुलर रिएक्शन, ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ये डेफर्ड इमिटेशन, ये सब किसके एग्जांपल है बेटा? ये सब तो आपका आता है फर्स्ट स्टेज के अंदर, यानी कि आपका सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर। किसमें? सेंसरी मोटर स्टेज में आता है, इंद्रिय गामक अवस्था में आता है, जब बच्चा 0 से लेके, यानी कि जब बच्चा बर्थ होता है ना, जब बच्चा पैदा होता है, तो बर्थ से लेके 2 years तक ये सारी चीजें आपकी आती हैं फर्स्ट स्टेज के अंदर।
सर्कुलर रिएक्शन, ये सब जो आपको लग रहा होगा मैम हमने सर्कुलर रिएक्शंस नहीं पढ़े, बेटा जो आपकी फर्स्ट स्टेज है ना सेंसरी मोटर स्टेज, उसके अंदर आपकी 6 और सब स्टेजेस है, ये सब उसी का ही पार्ट है, ठीक है। तो इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट जो है ये आपका कौन सी स्टेज में आता है, ये आपका आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर, विचारों की इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है। आई होप सबको क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और साथ ही साथ मैंने आपको बता भी दिया जो बाकी की 3 ऑप्शन है किसका है, आपका सेंसरी मोटर स्टेज के एग्जांपल्स दिए हुए इन्होंने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वन ऑफ द मेजर अकम्पलिशमेंट ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस, फिर हमारे जीन प्याजे जी आ गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। अब कौन सी स्टेज है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि अब बच्चे के यहाँ पे थिंकिंग कैसी है, बच्चे की यहाँ पे थिंकिंग है, यहाँ पे लॉजिक है, बच्चा चीजों में लॉजिक लगा रहा है, बट कैसे लगाएगा, जो चीजें मूर्त हैं, जो चीजें बच्चों को सामने दिख रही हैं, कॉन्क्रीट का मतलब पता है ना क्या होता है, ठीक है। तो एनिमिस्टिक थिंकिंग, एबिलिटी टू कंसर्व, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग यानी कि परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, या फिर सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। अब एक एक स्टेज के बारे में जल्दी से पढ़ लेते हैं। देखो एनिमिस्टिक थिंकिंग बच्चे में कब आती है, सजीवात्मक चिंतन, ये बच्चे में आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। किसमें, प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर, जब बच्चा 2 से 7 वर्ष का होता है। जैसे आपको पता है ना कि छोटे बच्चे जो होते हैं अपने डॉल्स के साथ कितने प्यार से बात करते हैं, उनको खाना भी खिलाते हैं, ये सारी चीजें, मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनको ऐसा लगता है वो भी लिविंग है, उनमें भी जान है, ठीक है। फिर आता है आपका हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, ये आपका कौन सा है, लास्ट स्टेज है पियाजे जी की, कौन सी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फिर आपका आता है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, बेटा ये जो सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन मैंने आपको बताया था, ये किस में आता है, आपका सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज का भी बताया था, आपके 6 सब स्टेजेस है। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन होते हैं आपके, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एबिलिटी टू कंजर्व, तो ये बच्चे में आ जाता है, संरक्षण का कंसेप्ट बच्चे में कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट सच एज जीन पियाजे एंड ले वाइगॉस्की व्यू लर्निंग एज, ये दोनों आपको पता है दोनों कौन है, संरचनावादी है। ये दोनों लर्निंग को कैसे देखते हैं, एक्विजिशन ऑफ स्किल यानी कि कौशलों को अर्जन करना है, कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्सेज है, पैसिव है, मैंने आपको बताया था पैसिव नहीं होते बच्चे, अकॉर्डिंग टू ले वाइगॉस्की और पियाजे जी, क्योंकि दोनों ही कंस्ट्रक्टिविस्ट है, उनके अकॉर्डिंग जो आपकी लर्निंग होगी वो कैसी होगी, एक्टिव होगी, पैसिव नहीं होगी। बाकी ऊपर की जो 2 ऑप्शन है वो आपके व्यवहारवादी बात करते हैं। आपसे पूछा था कंस्ट्रक्टिविस्ट के बारे में, तो आपको आंसर तो वैसे ही मिल गया होगा, आपको ज्यादा सोचने का टाइम लगना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ये तो क्वेश्चन आप यूं उड़ा दोगे, मतलब 30 क्वेश्चन भी आप 30 मिनट में बहुत आराम से, 30 मिनट कह रही हूँ, यानी कि आप 1 मिनट भी आपको लगना ही चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में, तो इतने इजी क्वेश्चंस में तो सेकंड्स में आपको ये इनका आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों क्या देखते हैं, लर्निंग कैसी होनी चाहिए, प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट। देखो यहाँ पे आ गया ना, बच्चे क्या है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते, जो भी बच्चे कार्य कर रहे हैं। और मैंने आपको कल भी बताया था, कल भी हमारा कंस्ट्रक्टिविस्ट का क्वेश्चन आया था कि जो भी मतलब एज पर कंस्ट्रक्टिविस्ट जो बच्चे को अधिगम हो रहा है, जो बच्चे को लर्निंग हो रहा है, उसका कोई ना कोई अर्थ ग्रहण होना बहुत जरूरी है। जल्दी से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ, थोड़े से करेक्टरिस्टिक्स और थोड़ी सी विशेषताएं बता देती हूँ, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविस्ट के हैं ये, किसके, कंस्ट्रक्टिविस्ट के, यानी कि संरचनावाद के। सबसे पहली बात तो है लर्नर्स यहाँ पे कैसे होंगे, एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे, जो शिक्षार्थी है सक्रिय रूप से शामिल होंगे इसके अंदर। इन्वायरमेंट कैसा होगा, लोकतांत्रिक होगी, डेमोक्रेटिक होगा। एक्टिविटीज जो होंगी इंटरैक्टिव होंगी। यहाँ पे टीचर का रोल क्या होगा, सुविधादाता का होगा, सुविधाजनक का होगा। टीचर यहाँ बच्चों को क्या है, स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करेगी, बच्चों को गाइड करेगी, बच्चों को वो ऑटोनॉमस बनाएगी। मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, बाइलिंगुअल है ये सारी चीजें। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, स्टार बना रही हूं, कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर बच्चों का प्रायर नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कल भी बताया था मैंने आपको, ये वाली चीज स्ट्रेस कर रही हूँ, बार बार इस पे एम्फोसिस कर रही हूँ, बल दे रही हूँ कि जब भी बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण करेगा, उसका पूर्व ज्ञान बहुत मैटर करता है उसके अंदर, ठीक है। फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, यानी कि जो भी बच्चा लर्निंग हो रही है, कंस्ट्रक्टिविस्ट के अंदर जो भी लर्निंग हो रही है, वो किस पे ध्यान दिया जाएगा कि मीनिंग मेकिंग, उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, ठीक है। यानी कि एवे लर्निंग हो गई बिना अर्थ निर्माण, अर्थ ग्रहण करे। आते हैं अगले सवाल पे, सिलेक्टिंग एंड प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड क्लिपिंग्स फ्रॉम न्यूज पेपर। जो क्वेश्चन समझ ना आए तो प्लीज
थोड़ा ढंग से पढ़ना, बट बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं हिंदी में पढ़ देती हूँ, चलो। समाचार पत्रों से कहानियां एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाएं। अब देखो आपको यहीं से आंसर मिल जाएगा, गैर परंपरागत है, ट्रेडिशनल है, मतलब ये क्या है, नॉन ट्रेडिशनल की बात हुई यहाँ पे, ट्रेडिशनल की बात नहीं है। ट्रेडिशनल रोल तो वो होंगे जैसे पहले दिखाते थे ना, कि लड़कियां जो है घर का काम कर रही है, कुकिंग कर रही है, झाड़ू पोछा कर रही है, बच्चों को संभाल रही है, और जो घर के मर्द है वो क्या कर रहे हैं, अपना आराम से बैठे हैं या बाहर जाके काम कर रहे हैं, बस वही। तो यहाँ पे क्या बोला है, क्या है, सारे जो रोल प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो कौन से नॉन ट्रेडिशनल रोल्स हैं। ठीक है, मैंने वैसे अगर आपको क्वेश्चन समझ ना आया हो, आपको यहाँ पे इमेज से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये होते हैं आपके नॉन ट्रेडिशनल रोल। ठीक है, तो ये सारे हैं। बोथ मैन एंड वुमेन इन नॉन ट्रेडिशनल रोल इज एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी प्रमोट जेंडर बाइसनेस। क्या ये जो चीज है ये जेंडर बाइसनेस को बढ़ावा दे रही है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये तो नॉन ट्रेडिशनल रोल में ना, अगर यहाँ पे ट्रेडिशनल लिखा होता तो हम फिर भी इसको आंसर लगा सकते थे। प्रमोट जेंडर कॉन्स्टेंसी, नहीं, जेंडर कॉन्स्टेंसी आपको पता है ना थ्योरी किसने दी है, किसने दी है जेंडर कॉन्स्टेंसी थ्योरी, स्थिरता वाली, हमारे कोहलबर्ग जी ने दी है, ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, जब भी आपका लाइक जेंडर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमारे कोहलबर्ग जी का क्वेश्चन उसमें वो डाल ही देते हैं, क्वेश्चन के आई मीन जो वो देते हैं क्वेश्चन उसमें उनके ऑप्शन जरूर डालते हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं, एनकरेज स्टीरियोटाइपिक जेंडर रोल्स। ये इस चीज को एनकरेज तो नहीं कर रहे हैं भाई, क्योंकि नॉन ट्रेडिशनल रोल्स में। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा होता ट्रेडिशनल रोल तो हम जाते स्टीरियोटाइपिंग की तरफ। ठीक है, बट यहाँ पे क्या लिखा है, गैर परंपरागत रोल्स है भाई। तो ये क्या है, लैंगिक और जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। आई होप सो क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ चाइल्ड सोशलाइजेशन। भाई बच्चे के सामाजिकरण में कौन कौन महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है? मीडिया भी बिल्कुल करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, भूमिका अदा करता है, स्कूल तो करता ही है, फैमिली भी करता है, आपका फर्स्ट सोशलाइजेशन का एजेंट है, नेबरहुड भी करता है। तो आपको पता है आपके सारे आंसर सही है, तो लगा दो जल्दी से आंसर किस पे, फोर्थ पे। फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, ना आपका फोर्थ भी सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एज पर हार्वर्ड गार्डनर, भाई हमारे हार्वर्ड गार्डनर जी की थ्योरी से भी क्वेश्चन आते हैं, सीधा इस पे आ जाते हैं। इन्होंने क्या बोला है, एज पर हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, हाउ वुड द इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन विद द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द कैटेगराइज। ठीक है, आपको सिर्फ ये पढ़ने की जरूरत है, एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड, अब देखो यहाँ पे कैसे आपको कीवर्ड निकालना है वो सीख लो एक बारी क्वेश्चन में। भाई आपके क्वेश्चन के अंदर ही आपका आंसर छुपा है, एबिलिटी टू डिटेक्ट, रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली टू द मूड्स, टेम्परामेंट्स, मोटिवेशन एंड इंटेंशन ऑफ अदर। अब किसकी बात हो रही है, जब आप दूसरों की चीजों को समझने लग जाओगे, दूसरों की मनोदशा को जब आप समझेंगे, दूसरे के स्वभाव को आप समझेंगे, प्रेरणा खुद का नहीं। अगर यहाँ पे अगर सपोज क्वेश्चन रिपीट, यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज हल्की सी चेंज होती ना, कि अगर आप खुद के मनोदशा को समझ रहे हो, खुद के आप स्वभाव को समझ रहे हो, खुद की आप प्रेरणा को समझ रहे हो, तो यहाँ पे आपका आंसर होता है इंट्रापर्सनल। किसका, इंट्रापर्सनल। बट यहाँ पे बात हुई है दूसरों की, जब आप दूसरों के मनोदशा को समझ रहे हो तो क्या होगा, इंटरपर्सनल। क्या होगा, इंटरपर्सनल, इंट्रा नहीं होगा। इंट्रा मतलब होता है जब आप खुद के बारे में सारी चीजें जानते हैं, अपनी वीकनेसेस, अपने स्ट्रेंथ, अपनी मनोदशा, अपने स्वभाव, सब कुछ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका एमपीटेट में आ चुका है, जब बच्चा खुद के बारे में सब कुछ जानता है। ठीक है, तो आपको पता है नेचुरलिस्टिक नहीं होगा, इंट्रापर्सनल नहीं होगा, और थ्योरेटिक भी नहीं होगा। ये वाली उसने नहीं दी है हमारे गार्डनर जी ने। एक बार फिर भी जल्दी से समझ लेते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के बारे में, जब हम दूसरे व्यक्तियों के सूक्ष्म व्यवहारों के प्रति संवेदनशीलता, यानी कि स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ फीलिंग्स एंड बिहेवियर ऑफ अदर पीपल, यानी कि जब आप दूसरों को समझते हैं, खुद को नहीं, खुद को तो इंट्रा हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें आपको थोड़े से बता दें, जैसे हमारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, हमारे काउंसलर्स होते हैं, हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं, हमारे सोशल वर्कर्स होते हैं, इवन जो टीचर होता है, अध्यापक, आप भी जाके टीचर बनने वाले, आपके अंदर भी इंटरपर्सनल स्किल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप भी क्लास में जाके दूसरे बच्चों की क्या बोलते हैं, उनके फीलिंग्स को समझोगे, उनको नीड्स को समझोगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? भाई प्रोग्रेसिव एजुकेशन से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं आपके, पियाजे की क्वेश्चन थ्योरी से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल टू द कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अभी मैंने आपको अच्छे से समझाया था सारे पॉइंट्स प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिख के। ठीक है, क्या इसमें हमारी टेक्स्ट बुक सेंट्रिक लर्निंग होती है, पाठ्य पुस्तक केंद्रीय? मैंने अभी आपको बताया था कि पाठ्य पुस्तक में क्या होता है, डी एम्फेसाइज करते हैं,
यानी कि हम पूरी तरह किताबों पे रिलाय नहीं करते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, बच्चा करके सीख रहा है ना, बच्चा लर्निंग बाय डूइंग हो रही है। तो अपने जॉन डुई जी को याद कर लो, बिलीव इन द कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड। सही है, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में आपको विश्वास रखना है कि हाँ ये बच्चा कर सकता है। ठीक है, थर्ड पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट, मानक निर्देशक एवं यानी कि स्टैंडर्ड। हर प्रकार के बच्चों सिर्फ और सिर्फ सेम चीज, बिल्कुल भी नहीं। फोर्थ है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एंड यूनिफॉर्म असेसमेंट पैरामीटर्स, वही है बाह्य प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन की बात है, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ बाह्य नहीं भाई, आंतरिक भी होनी चाहिए ना मोटिवेशन आपकी। तो आपका आंसर क्या होगा? प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। अगले सवाल पे आते हैं, टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट इट इज इंपॉर्टेंट। भाई इससे भी क्वेश्चन आते हैं आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के ऊपर। जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए। टू लुक एट द इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक दैट गिव ईच पर्सन अ स्पेशल स्टार्ट इन लाइफ। और मैंने आपको बताया था इंडिविजुअल डिफरेंसेस के पीछे भी क्या कारण होता है, हेरिडिटी का भी रोल होता है और बेटा आपका एनवायरमेंट का भी रोल होता है। ठीक है, तो इनहेरिटेड, सिर्फ और सिर्फ इनहेरिटेड बिल्कुल भी नहीं। टू लुक एट द इन्वायरमेंटल फैक्टर, सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंटल, अभी बताया था हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का ही रोल होगा। टू कंसीडर मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी एंड द ब्रेन, नहीं। फोर्थ पढ़ते हैं, टू कंसीडर बोथ इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक एज वेल एज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड देयर इंटरप्ले। इंटरप्ले का मतलब वही है आपका दोनों के बीच में अंतः क्रिया है, मल्टीप्लाई का साइन है, ये एडिटिव नहीं है, प्लस नहीं है, माइनस नहीं है, डिवाइड नहीं है, दोनों के बीच में क्या है, अंतः क्रिया है, इंटरप्ले है। चलो तो आज की क्लास ओवर करते हैं। जरूर मुझे सब लोग कमेंट करके बताएंगे कि मैंने आज भी आपको 20 क्वेश्चंस करवाए, 20 क्वेश्चंस में से आपने कितना स्कोर किया है। कोई डाउट किसी क्वेश्चन में हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है, प्लीज सब कल सब लाइव होंगे। कल 17th है, तो 17th ऑफ जैन को लाइव क्लास लूंगी मैं आपकी, और वो भी सुबह 9 बजे। तो प्लीज सब प्रेजेंट जरूर रहना, 9 AM अभी बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए या और मतलब पीडीएफ के साथ साथ मैं बहुत सारे मैंने इसमें लाइक स्टडी मटेरियल डाला हुआ इस चैनल पे, आप वहां से भी रेफर कर सकते हैं। तो जो मेरे टेलीग्राम का चैनल है उसका नेम है CDP/पैडा मेंटोर। आप यहाँ पे जाके मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ पे डायरेक्टली लिंक मिल जाएंगे। और आपको मेरा अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं सुबह 9 बजे की लाइव क्लास में। ठीक है, बाय।